नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। जंग छिड़ी हुई है, युद्ध हो रहा है। ये नहीं मालूम कब खत्म होगा। इसकी शुरुआत भी बहुत पहले हो गई थी, लेकिन उसके साथ साथ इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध का एक इतिहास ये भी है कि अलग अलग देशों ने यहां शांति स्थापित करने की कोशिश भी की है और इस फसाद से मुनाफा कमाने की भी। ये सारी चीजें इतिहास में हो रही हैं। कुछ हद तक लोग यूं भी मानेंगे कि अभी भी वो प्रयास जारी, जंग भी जारी, शांति बहाल करने की कोशिश भी जारी और मुनाफाखोरी, वॉर प्रॉफिटियरिंग जिसे कहा जाता है, वो भी जारी। इस सब के बीच में हो ये भी रहा है कि अलग अलग देशों ने और देशों के गुट ने, उनमें एक रीअलाइनमेंट हो रही, एक बदलाव। जैसे कि अगर आप गल्फ कंट्रीज देखें या अरब कंट्रीज देखें, उनका एक रुख फिलिस्तीन को लेकर के थोड़ा सा अलग अगर पलट रहा था, तो इस जंग के बाद वो एकजुट हुए दिख रहे हैं। देसी भाषा में अगर समझाएं तो आप ये समझ लीजिए कि अरब देशों का एक महागठबंधन बन गया है फिलिस्तीन को लेकर के, जो कुछ हद तक छिटक रहा था। वहीं अगर आप पश्चिमी देशों की बात कर लें तो वहां पर उनका रिस्पॉन्स किस तरीके का रहा है, उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मसलन अमेरिका, जो बाइडेन साहब आए और वो हवा में ही थे, प्लेन उनका लैंड भी नहीं किया था, इतने में बम फट गया अस्पताल पर। उसको लेकर के एक ब्लेम गेम चल रहा है और इस सबके बीच में उनका दौरा बहुत सफल नहीं माना जाएगा। उनकी पोजीशन भी क्या है, बदल रही है, इधर उधर हो रही है, वो स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है। रूस और चीन भी इसमें अपना कुछ योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं और कूटनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से एक वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सब के बीच में है भारत की ऑफिशियल पोजीशन क्या है। और शुरुआत में कुछ बयान जो हुए, उससे यहाँ पर घरेलू राजनीति में भी उसको लेकर के एक खासा बातचीत का दौर शुरू हुआ कि हम लोग प्रो इजराइल हैं या प्रो फिलिस्तीन हैं, या हमारी आधिकारिक पोजीशन क्या है या राजनीतिक पोजीशन क्या होती जा रही है। तो आज मुकाबला में हम इस सब चीजों पर चर्चा करेंगे। भारत की पोजीशन, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, और उसमें हम अपने आप को कहां पाते हैं। तो इजराइल फिलिस्तीन युद्ध, बदलती व्यवस्था में भारत कहां है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता, फॉर्मर इंडियन मिशन टू द यूनाइटेड नेशंस इन न्यूयॉर्क, फॉर्मर एक्टिंग इंडियन एम्बेसडर टू इजराइल एंड फिलिस्तीन, और आपने इंडियन एम्बेसी जो है वो इजराइल में 1992 में एस्टैब्लिश की थी। आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी के स्टूडियो में। प्रोफेसर अनुराधा चेनॉय भी हमारे साथ हैं, फॉर्मर डीन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। आपका बहुत बहुत स्वागत मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। सैयद रूमान हाशमी, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। कमर आगा साहब, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, हमारे साथ लगातार कार्यक्रमों में जुड़ते रहे हैं। आपका एक बार फिर से स्वागत है। और डॉक्टर खिनवराज जहांगीर हमारे साथ हैं। आप विजिटिंग फैकल्टी हैं बेन गुरियन यूनिवर्सिटी इजराइल में और एसोसिएट प्रोफेसर एंड डायरेक्टर सेंटर फॉर इजराइल स्टडीज़, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर जहांगीर। शो के शुरुआत में एक फॉर्मेट होता है जिसमें सब लोगों को 1 मिनट का समय हम देते हैं अपना शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए। तो वो मैं सिलसिला शुरू करता हूँ। एम्बेसडर गुप्ता, पहले आपसे शुरू करते हैं। आपका समय, आप शुरू। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत तबाही हो रही है और बहुत दुखद स्थिति है। तो बहुत ज़रूरी है। शुरुआत एक टेररिस्ट इंसिडेंट से हुई। आपने सवाल उठाया कि इंडिया कहाँ है। तो इंडिया टेररिस्ट इंसिडेंट्स के लिए कोई भी टॉलरेंस नहीं है और इसलिए हमने उसको क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन वो के साथ में ये नहीं है कि हमारा पैलेस्टीनियंस का एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड है कि पैलेस्टीनियंस को एक जस्ट एंड फेयर एंड डिग्निफाइड सॉल्यूशन दे डिज़र्व इट, तो उनको मिलना चाहिए। और अब इस तबाही के मौके पे हमें उम्मीद है कि दुनिया की बड़ी ताकतें, अमेरिका खासकर, इस बात पे ज़्यादा तवज्जो देगी और एक इनके सेटलमेंट की आगे बात चलाई जाएगी। जी जी, कमर आगा साहब। काफ़ी हद तक एम्बेसडर गुप्ता ने बताया, सहमत भी हूँ बहुत सी बातों से। बहुत मुश्किल समय है, जिस तरीके की वहाँ पे लड़ाई इस समय चल रही है और जिस तरीके से वहाँ पे
बेगुनाह लोग मर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी है कि इस बीच में सलूशन का पाना मुझे मुश्किल लगता है, इसलिए कि जब तक ये गवर्नमेंट वहाँ पे है, ये बहुत फार राइट गवर्नमेंट है नेतन्याहू की। इनका बेसिक प्लान जो था वो ये था कि एनेक्सेशन ऑफ वेस्ट बैंक और गाज़ा और ईस्ट जेरूसलम का, वो ओपनली कहते थे। उनके फाइनेंस मिनिस्टर, में नाम भूल गया, उन्होंने कहा था कि मैं न केवल अनेक्स करूँगा बल्कि जनता को भी वहाँ पे अनेक्स करूँगा, जिसकी वजह से बहुत टेंशन हो गया। पैलेस्टीनियंस को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हम लोग स्लेव लेबर की तरह यूज़ करें, थर्ड क्लास सिटीज़नशिप हमको मिल जाएगी, अरब हमारी कोई सुनता नहीं है। बहुत वो था। उसी बीच में ये धमाका गाज़ा में हुआ और इतना बड़ा कि जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, इज़राइल को भी नहीं उम्मीद थी। इज़राइल का सारा कंसंट्रेशन जो था वो वेस्ट बैंक पे था इस समय और जेरूसलम पे था। अब ये है कि इसने, इस धमाके ने या जो भी आप कहिए, इसने एक पैलेस्टीनियन इशू जो सोया हुआ था, जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, इसको एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पे रख दिया है। अब सभी लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि सलूशन की भी बात होनी चाहिए और सलूशन के लिए भी लोगों का है रुझान। फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता कि कोई आएगा जब तक ये चल रही है जंग, उसके बाद हम लोग को देखना चाहिए। भारत का जहाँ तक सवाल है, भारत सबका साथ सबका विकास दोनों के साथ है हमारा संबंध। ये तो राजनीतिक नारा है, लेकिन यहाँ पर भी ठीक बैठता है, क्यों कौन? हाँ बिल्कुल। प्रोफेसर चिना, एक तो मैं इन दोनों के साथ पूरी सहमति हूँ, पर मैं तीन चीज़ कहना चाहती हूँ। इज़राइल को ज़रा समझना चाहिए कि ये क्या है और क्यों बार बार ऐसे हो रहा है। एक तो ये एक जिसने हम कहते हैं सेटलर कलोनियलिज्म, भारत ने भी कलोनियलिज्म देखा, हम लोगों ने ब्रिटिश कलोनियलिज्म के साथ लड़ाई की और वो चले गए, पर यहाँ वो बसे हुए हैं और आज तक ऐसे बसे हुए हैं। इज़राइल, मैं नहीं ये कह रही कि इज़राइल को नहीं होना, मैं कहती हूँ कि उनका भी राइट है, लेकिन वो जो पैलेस्टीनियन लोग की ज़मीन थी वो बार बार आज तक ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं और जो पैलेस्टीन था उसको छोटा करते जा रहे हैं और एक कंसंट्रेशन कैंप, प्रिजन वॉल जैसे कहते हैं यूएन के रिपोर्ट्स, उसको वैसे बनाया है। दूसरा, ये एक अपार्थाइड स्टेट है। अपार्थाइड स्टेट क्या होती है? नस्ल के तौर पे राज्य, कि जिसकी नस्ल ठीक है, मतलब इजरायली ज्यूज़ की, उनके पास तो सारे हक, बाकी चाहे इकोनॉमिक हक, लीगल हक, पॉलिटिकल हक, वो पैलेस्टीनियन के पास नहीं है। तीसरा, इनकी ज़मीनें आज तक लिए जा रहे हैं, अनअकाउंटेबल किलिंग होती है, मिलिट्री स्टेट है, दीवारें उनके आसपास बन चुकी हैं। वेस्ट बैंक और पैलेस्टीनियन के बीच में वो दोनों आपस में मिल नहीं सकते। तो ये उन लोगों की हालात है, रोज़ उनकी ह्यूमिलिएशन, इंडिग्निटी। एक फैमिली आप नहीं पॉइंट कर सकते जिसके किसी बंदे को मारा नहीं हो, चाहे डॉक्टर्स। अभी हाल में एक इतनी ब्रिलियंट जर्नलिस्ट शिरीन अब्बादी जिसकी डेथ हुई, और पहले इजराइल ने बोला कि पैलेस्टीनियन ने खुद मारा, फिर 2 हफ्ते के बाद बोला हाँ नहीं, किसी हमारे स्नाइपर ने मारा है। तो इस तरीके के रोज़ किस्से होते हैं। तो ये पैलेस्टीन लोग बहुत तंग है, चाहे जिससे सबसे तंग है, क्योंकि इनके साथ उनको लगता है कि कोई नहीं है, उनको लगता है कि उनका भगवान भी नहीं है। इतनी बुरी हालत, अगर रोज़ बच्चे मर रहे हैं वगैरह। तो ये है इजराइल, ये है उनकी ऑफिशियल पॉलिसी। आप कोई भी रिपोर्ट देख लीजिए यूएन की, ह्यूमन राइट्स की, किसी देश में, ये आप फैक्ट्स नहीं बदल सकते। ये इजराइल करता है और करते जा रहा है। जी जी, हाशमी साहब। सॉरी, इंडियन गवर्नमेंट जो फ़लस्तीन इशू है उस पर क्लियर कट स्टैंड है। पिछली कांग्रेस सरकार का भी, बीजेपी की जो सरकार है, इसके पहले वाजपेयी जीते उनका भी क्लियर स्टैंड है कि फ़लस्तीनियों को उनका एक संप्रभु, एक इंडिपेंडेंट स्टेट मिलना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट भी इंडिपेंडेंट फ़लस्तीनी स्टेट का सपोर्ट करती है। उसने हमास का जिस तरह से एक ब्रूटल अटैक किया, सिविलियन पे अटैक किया, उसका विरोध है। तो उसका विरोध सभी करते हैं, जो भी है, बिकॉज द वार एंड वायलेंस इज़ नॉट अ आंसर टू एनी सॉल्यूशन। मैं कोट करूँगा यासिर अराफात को। यासिर अराफात ने कहा था
कि फ़लस्तीन जो है कोई रेड इंडियन नहीं है जो म्यूज़ियम में सिमट के रह जाएंगे, और कोशिश यही है फ़लस्तीनी अवाम को कि उनको म्यूज़ियम में समेट दिया जाए, जिसको लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पहले PLO जो है वो भी आर्म्ड ग्रुप था, वो तो ओस्लो कॉन्फ्लिक्ट, ओस्लो समझो अकॉर्ड के बाद PLO ने हथियार डाले, या दोनों इजराइल ने और PLO ने दूसरे को रिकॉग्नाइज़ किया। लेकिन मिस्टर नेतन्याहू का जो अप्रोच है वो ज़रा भी ये अप्रोच नहीं है कि फ़लस्तीनियों को उनका अलग राज्य मिले। हाल में ही अगस्त महीने में ही नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि फ़लस्तीनी इशू जो है अरब कंट्री के लिए सिर्फ एक चेक बॉक्स है, जिस पे हाँ देख लेते हैं चेक बॉक्स कि यहाँ एक इशू है, आगे बढ़ जाते हैं। मोहम्मद सलमान क्राउन प्रिंस सऊदी अरब, हाल में ही उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया। जब एंकर ही उनसे पूछते हैं कि फ़लस्तीनी इशू क्या होगा, अगर आप इसराइल के साथ कूटनीतिक रिश्ते बहाल करते तो फ़लस्तीन का क्या होगा, तो उनका जवाब ये था कि हम ये चाहेंगे कि फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ पैदा हो जाए। जो बिसीज है, हमास 16 साल से गाज़ा स्ट्रिप का एरिया है या वेस्ट बैंक का है, उसमें जो है उसको रिलैक्सेशन दे। सिर्फ ये वो भी मोहम्मद बिन सलमान ने भी बात को साइड में कर दिया कि एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट फ़लस्तीन का होना चाहिए। इन सब के बीच हमास अटैक किया है अभी, लेकिन हमास का कहना था वो 1 साल से वो तैयारी कर रहा था। लेकिन आप ये भी देखिए कि हमास ने आर्म्स उठाया 2007 में, उसके पहले 1987 से इंतिफादा हुआ, 2005-6 तक वो इंतिफादा चला, जिसमें करीब काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ फ़लस्तीनी मरे, कई मकान डिमोलिश भी किया गया। वो स्टोन चलाते थे और लाइव बुलेट चल रहा था। लेकिन हमास का 2006 में जब चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ, तो हमास जीता गाज़ा स्ट्रिप में भी और वेस्ट बैंक में भी। लेकिन अल-फतह जो बड़ा ग्रुप है, जो महमूद अब्बास राष्ट्रपति जो हैं PLO के, अल-फतह ने उस रिज़ल्ट को मानने से इनकार किया, इजराइल ने उस रिज़ल्ट को मानने से इनकार किया, वेस्ट कंट्री इंक्लूडिंग अमेरिका ने उस रिज़ल्ट को मानने से इनकार किया। उसके बाद 2007 में हमास हथियार उठाया कि सॉल्यूशन पॉलिटिकल निगोसिएशन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। चुनाव लड़के भी वो देख लिया था, ठीक उसी तरह से चुनाव लड़के देख लिया था जैसे शेख मुजीबुर रहमान चुनाव लड़े थे और जीत गए थे, और उस चुनाव को भुट्टो ने इनकार कर दिया पीपल्स पार्टी के, और फिर एक अलग राज्य मैं आपके पास वापस आऊंगा क्योंकि इतिहास में चले जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। डॉक्टर जहांगीर भी हमारे साथ हैं। जहांगीर साहब, आपके ओपनिंग कमेंट्स। शुक्रिया। तो मुझे अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारी हमारे पास आ गई। मैं कुछ और जोड़ देता हूँ। 1947 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ एक 2 राज्यों की पेशकश लाता है कि इस झगड़े का 2 स्टेट सोल्यूशन से ही निपटारा हो सकता है, और वो इंटरनेशनली पास होता है, जिसमें भारत कोई पोजीशन लेता नहीं है, पर वो रिजोल्यूशन बहुत आउटस्टैंडिंग है, 181। अरब देश फिलिस्तीनियों के बिहाफ पे उस रिजोल्यूशन को रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि हम ये बंटवारा नहीं मानते, हम 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं मानते, और हम इजराइल से लड़के जमीन वापस लेंगे। ये झगड़ा चलता है 1947-48 से करीब 78 तक, जब इजिप्ट पहली दफा इजराइल के साथ पीस एस्टेब्लिश कर लेता है। पर कमाल देखिए कि 1947 से लेके 1948 से लेके 1967 तक गाजा इजिप्ट के कब्जे में रहता है, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम जॉर्डन के कब्जे में रहता है। वहां पे फिलिस्तीन का राज्य नहीं घोषित किया जाता। अरबों ने वो जमीनें अपने पास रखी बजाय कि फिलिस्तीन के राज्य को घोषित करने के, क्योंकि उन्होंने कहा कि 2 स्टेट सोल्यूशन हम मानेंगे ही नहीं। यासिर अराफात ने हमेशा अरब नेताओं की जालसाजी और उनके निजी हितों का विरोध किया। जब यासिर अराफात ने अपना मुद्दा उठाया 1963 में, तो उन्होंने साफ कहा फिलिस्तीनियों से कि अरबों ने 1947 और 48 में बदमाशी करी थी इस झगड़े को लेके, और वो अब भी करेंगे। तो जब वो 1963 से इस फिलिस्तीन की लड़ाई को फिलिस्तीन के तौर पे दुनिया के सामने लाते हैं, तो वो बड़े कामयाब होते हैं, और वो बहुत कमाल के नेता थे। उन्होंने एंटी कॉलोनियलिज्म, सेल्फ डिटर्मिनेशन, एक सॉवरेन पैलेस्टीनियन स्टेट को एक बहुत ही मॉडर्न सेक्युलर टर्म्स में दुनिया के सामने रखा, और बंदूक और बारूद का इस्तेमाल करने के बाद
20 साल लड़ने के बाद 1988 में उन्होंने फिलिस्तीन के अकेले नेता के तौर पे कहा कि मैं 2 राज्यों की मांग और प्रपोजल को अब मानता हूं और अब इजराइल को मेरे साथ बात करनी चाहिए। 1988 से 5-6 साल बाद ओस्लो पीस प्रोसेस होता है, जब इजराइल के प्रधानमंत्री इत्साक राबिन और अराफात नॉर्वे में बैठ के बातचीत शुरू करते हैं और फिर अमेरिका में जाके उस दस्तखत वाली बड़ी सी सेरेमनी को करते हैं और जिसके बाद उन दोनों को नोबेल प्राइज दिया जाता है। ये वाकया बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम ऑक्यूपेशन कहते हैं ना, गाजा का और वेस्ट बैंक का और ईस्ट ऑफ जेरूसलम का, तो ये जमीन इजराइल के पास 1967 के बाद आती है। 1967 और 1947 के बीच में इन पर अगर किसी का कब्जा था तो वो अरब देशों का था। तो कौन इसके हित में है, ये भी एक मुद्दा सामने आता है। मैं वापस आऊंगा डॉक्टर जहांगीर आपके पास, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो एक बार मुद्दा फिर से दोहरा दूं कि ये जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, जो रीअलाइनमेंट हो रहा है, जिसमें अब अरब मुल्क जो हैं वो फिलिस्तीन के साथ दिख रहे हैं, अमेरिका जो है वो अभी ये साबित ही नहीं कर पा रहा है कि वो सफल हुआ कि नहीं जो वो करना चाहता है उसमें, और इस सब के बीच में भारत की क्या पोजीशन है, इसको कैसे समझा जाए, समझेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एम्बेसडर गुप्ता, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैं सवाल पूछूं। जी हाँ, ये देखिए जो हिस्ट्री की बात है तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब जूस का सेटलमेंट शुरू हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बैलफोर डिक्लेरेशन के बाद में, दे रिसीव्ड अ वेरी हॉस्टाइल रिसेप्शन, और ये तब से शुरुआत हुई। और उसके बाद 48 में आपको मालूम है 2 स्टेट सोल्यूशन, वो पैलेस्टीनियंस ने बहुत गलतियाँ करी। 48 में गलती करी, 67 में गलती करी, 71 में गलती करी, लेकिन उन गलतियों का मतलब ये नहीं है कि पूरी कौम को सज़ा मिले। मैं समझता हूँ कि अगर आज की तारीख में देखा जाए, पुरानी हिस्ट्री को छोड़ के, कि आज पैलेस्टीनियंस डिज़र्व करते हैं एक इंडिपेंडेंट स्टेट, एक डिग्निफाइड सोल्यूशन, और वो दुनिया को उनको मुहैया कराना चाहिए, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। आई एम वेरी इनकरेज्ड कि प्रेसिडेंट बाइडन, आप जो भी बोलें कि उनकी विजिट सक्सेसफुल रही कि नहीं रही, मेरा ख्याल है डिप्लोमेसी में कोई पूरी सक्सेस और कम सक्सेस की बात नहीं है। एनी एफर्ट डिप्लोमेसी इज ऑलवेज वेलकम, बिकॉज वॉर और लड़ाई से तो कुछ फ़ायदा नहीं निकलने वाला है कभी भी। तो डिप्लोमेसी का एफर्ट करना है। कई दफ़ा पहली जो शुरुआत है वो नहीं सक्सेसफुल होती है, लेकिन चल पड़े। और बाइडन ने जाते वक्त में भी ये बोला दैट ही सपोर्ट्स 2 स्टेट सोल्यूशन, ही सपोर्ट्स एन इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट। तो आई थिंक अमेरिका ने एक वक्त में ऐसा लगता है कि बड़ा पार्टिसन स्टैंड ले लिया है, और उनकी एबिलिटी टू फैसिलिटेट अ सोल्यूशन हैज़ बीन डीपली हैम्पर्ड, बिकॉज ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। लेकिन अमेरिका की इतनी ताकत है, अमेरिका की ऐसी प्रीएमिनेंट पोजीशन है ग्लोबल ऑर्डर में, कि अभी भी अगर पैलेस्टाइन पे कोई सोल्यूशन निकलना है तो बगैर अमेरिका के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत तबाही हुई है, हज़ारों की तादाद में 6-7-8 हज़ार लोग बाग मारे गए हैं, और एस्केलेशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इजराइल ने ऐसा हुक्म जारी किया है, बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड, कि हम चढ़ाई कर देंगे गाज़ा पे। 10-20 लाख लोगों को डिस्प्लेस करना है अपने घरों से, और उसकी दुनिया में निंदा भी हो रही है। तो बहुत ज़्यादा मिजरी और बढ़ने वाली है। इसके बीच में अगर लोग बागों का ध्यान फिर से जो है इस बात पे आए, जो सेंट्रल इशू है कि पैलेस्टीनियंस को एक अच्छा सोल्यूशन मिलना चाहिए। इजराइल के लोगों को एक पीस और सिक्योर बॉर्डर भी ज़रूरी है। समाधान अंदर से आ जाए, ये उसकी गुंजाइश बहुत कम होती है ही नहीं गुंजाइश। लेकिन कमर आगा साहब, यहाँ बात फिर से वही आती है कि ये जो रीअलाइनमेंट हो रहा है
अभी एम्बेसडर गुप्ता ने बोला कि अमेरिका की पोजीशन को आप ऐसे मत समझें कि वो एकदम ही फेल हो गए। रफा क्रॉसिंग खुलवाने में, राहत सामग्री अंदर पहुंचाने में एक फ़ोन कॉल जो बाइडेन का रहा मिस्र से जब उन्होंने बात की। लेकिन कमर आगा साहब, अरबी मुल्कों का फ़िलिस्तीनी कॉज को एक तरीके से भुला देना या उसके बारे में कम चर्चा करना और फिर अब उसको ले करके एकजुट हो जाना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? संकेत, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। अरब वर्ल्ड में भी बहुत बदलाव आ रहा है, ख़ासतौर से जो ये अरब स्प्रिंग आई थी उसके बाद से वहाँ की जो हुकूमतें बहुत डरी हुई हैं। और अभी जिस तरीके के डिमॉन्स्ट्रेशंस वहाँ पे अरब देश में लगभग हर शहर में हो रहे हैं, और आज के दिन ख़ासतौर से इस फ्राइडे के दिन अभी 1-2 घंटे के बाद मैसिव प्लानिंग है तमाम डिमॉन्स्ट्रेशंस की। उनको खुद अपनी गद्दी ख़तरे में नज़र आ रही है। और दूसरी बात ये कि ये बात अभी इस इंसिडेंट से पहले उनको एहसास हो गया था कि हमें चेंज की ज़रूरत है। सऊदी अरेबिया ने एक मेजर चेंज, आप देखिए, सऊदी अरेबिया ने एक तरफ तो ये कहा कि हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे, फिर उसके बाद उन्हीं ने कहा कि हम सभी देशों से रिश्ते अच्छे करेंगे, चाइना और रशिया के साथ, जिसके ऊपर अमेरिका को बहुत आपत्ति है। सऊदी अरेबिया ने रशिया को कंडेम नहीं किया यूक्रेन वॉर में लेके। फिर सऊदी अरेबिया ने डी डॉलराइजेशन प्रोसेस शुरू कर दिया जो चाइना के साथ उसने डील की। उस डील की वजह से उसमें रियाल और युआन में ट्रेड होगा। भारत के साथ रुपी रियाल की बात हो रही है। यूएई ने भारत और जो यूएई की करेंसी है रियाल और भारत की रुपए में ट्रेड करने का एग्रीमेंट कर लिया है। तो इस तरह के जो चेंजेस आ रहे हैं ये अमेरिका को बर्दाश्त नहीं थे। फिर उन्हीं ने ये तो ज़रूर कहा कि हम अब्राहम अकॉर्ड को एक्सेप्ट करते हैं, ज्वाइन करेंगे, मगर शर्तें इतनी सख्त थी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। पैलेस्टाइन के लिए उन्हीं ने साफ कहा कि हम चाहते हैं कि वहाँ पे इंडिपेंडेंट सॉवरेन पैलेस्टीनियन स्टेट होनी चाहिए। फिर उसके बाद उन्हीं ने ये भी कहा कि हमको आप नेटो प्लस की मेंबरशिप दीजिए, या जो इजराइल के पास है वो इसको देने के लिए तैयार नहीं है अमेरिकन कहते हैं हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, जो देते चले आ रहे हैं इस तरह के। फिर उन्होंने कहा कि हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट दीजिए और जिसके अंदर हमको न्यूक्लियर इनरिचमेंट की परमिशन होनी चाहिए। ये इजिप्ट जो इतना फ्रेंडली नेशन है, वहाँ का डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर, उसने मना कर दिया बाइडेन से मिलने में। जॉर्डन, ये लोग जो वहाँ पे इस वक्त रिजीम्स हैं दोनों जगहों पे, दे आर सो डिपेंडेंट ऑन। तो अरब में बहुत बड़ा बदलाव आया है, सऊदी अरेबिया में बहुत चेंज आया है। सऊदी अरेबिया रियलाइज़ कर रहा है कि अब अरब जनता जो है वो मानेगी नहीं वो पैलेस्टाइन लेने में। इनके इस चेंज होने के बाद से, स्टैंड लेने के बाद से सऊदी अरेबिया की बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ गई, जो ज़ीरो थी पहले। जब तक वो टोटली अमेरिका पे डिपेंडेंट थे उनकी कोई बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं थी, कुछ था ही नहीं। तो ये बात अब उनको समझ में आ रहा है। दूसरी बात ये कि उनको ये भी समझ में आ गया है कि तेल बहुत दिन नहीं रहना, जब तक तेल है अमेरिकन है। और अमेरिका अब मैसिव प्रेशर है उनके, उसके बावजूद भी सऊदी अभी भी तैयार नहीं है। लेकिन प्रोफेसर चुना, एक बार फिर से लौटते हैं भारत के मुद्दे पर, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या एक कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन इसको लेकर के है या ये राजनीतिक रूप से एक बस चर्चा का विषय है, जबकि आधिकारिक रूप से कुछ बदला नहीं है? हम लोगों की जो ऑफिशियल पॉलिसी रही है इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के, और बयानबाजी जिस तरीके की हो रही है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा मतभेद नहीं है। वो एक ही हैं, लेकिन वो अलग अलग तरीके से कही हुई एक ही बात है। आप किस तरीके से देखती हैं? मैं देखती हूँ कि देखिए, कहीं भी अगर एक टेररिस्ट अटैक है तो ये लीडरशिप का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको क्रिटिसाइज़ करें, क्योंकि हम लोग कोई भी इस तरीके के साथ नहीं है। तो वो एक चीज़ है। और दूसरा, भारत की शुरू से ये पॉलिसी रही है और उसमें कोई बदलाव नहीं आया है कि हम लोग पैलेस्टाइन का ये देखना चाहते हैं कि इस तरीके का जो ऑपरेशन है, इस तरीके का जो कॉलोनियल सेटलमेंट है, इस तरीके का जो अपार्थाइड है, भारत ने जैसे साउथ अफ्रीका के कितना साथ दिया वैसे ही उन्होंने पैलेस्टीन का साथ दिया है, और मुझे लगता है अब भी दे रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ा इजराइल के साथ रिश्ते
हमारे बेहतरीन हुए हैं, पर इसका मतलब ये है कि भारत की पोजीशन एक अच्छे ब्रोकर की तरह हो सकती है, क्योंकि जो पाश्चात्य के देश हैं, अमेरिका वगैरह, वो तो एक पार्टी है कॉन्फ्लिक्ट के, वो तो डिफेंस हर साल $2 बिलियन दे रहे हैं इजरायली मिलिट्री को। भारत ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहा है। फ़िलिस्तीन लोग और अरब लोग का विश्वास है भारत के साथ, तो अगर मौका मिले तो भारत भी एक मीडिएटर के तौर से आ सकता है। पर लेकिन सिर्फ भारत नहीं, रूस ने भी फ़ोन लगाए हैं जॉर्डन से, सऊदी से, ईरान से, इराक से और नेतन्याहू से। और अभी G20 में रूस ने कहा कि भारत की पोजीशन बहुत मल्टीपोलैरिटी पे बहुत ही सही है। तो भारत और रूस दोनों एक दो देश हैं जो अच्छे मीडिएटर भी बन सकते हैं। चीन भी है, उन्होंने सऊदी और ईरान के साथ बातचीत शुरू करवा दी, जो आपस में इतने उनके डिफरेंसेस थे, और वो भी 2 स्टेट सोल्यूशन कह रहे हैं। तो ये वर्ल्ड के जो बैलेंस है वो थोड़ा बदल गया है। और ये नहीं मैं कह रही कि अमेरिका अब कुछ नहीं रहा, वो बिल्कुल सुपर पावर हैं और बहुत बड़े पावर हैं, लेकिन देशों को और लोगों को ये ऑप्शन मिल गई है कि अगर अमेरिका हमारी नहीं मानेंगे तो भारत है, चीन है, ब्रिक्स है, रूस है, वो हमारी मदद कर सकते हैं। तो वो उनको थोड़ा उत्साह मिला है, वो अपने को लेवरेज कर सकते हैं इन दोनों के बीच। जैसे भारत ने नॉन अलाइनमेंट और पहले अभी तक किया है कि हमारी बनती है रूस के साथ भी और हमारी बनती है अमेरिका के साथ भी, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मल्टीपोलर और लेवरेजिंग मोमेंट है। तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और यही दुनिया इस तरीके से बदल रही है। तो मुझे लगता है अब एक मौका है, क्योंकि फ़लस्तीन लोग भी थक गए हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट फटीग जिसे कहते हैं, मौत देख के हर दिन, वो कुछ समझ सकते हैं। और उनको ये भी पता है कि हमास को भी इज़राइल ने खड़ा किया था पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को हटाने के लिए, डिवाइड करने के लिए, तो वो तो खेल खेलते ही रहेंगे। तो इसीलिए उनके साथ खड़ा होना इस वक्त सारे, चाहे जर्मनी हो, अमेरिका हो, ऋषि सुनाक हो, बाकी दुनिया जो है वो इस पाखंडीबाज को, हिपोक्रेसी को देख रही है कि आप हर वक्त हमें तो लेक्चर देते हैं ह्यूमन राइट्स पे, अब हमारे भारत का इंडेक्स देखिए नीचे करेंगे ह्यूमन राइट्स, और खुद देखो क्या करते हैं ह्यूमन राइट्स की वजह से। तो हमें पॉइंट करना चाहिए कि आप ह्यूमन राइट्स पे चुप रहिए अगर तब तक आप ये पैलेस्टाइन इशू को रिजॉल्व नहीं कर सकते। हाशमी साहब, यही सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा और डॉक्टर जहांगीर से भी, भारत क्या रोल प्ले कर सकता है? जैसे कि अभी प्रोफेसर चिनॉय जो बोल रहे हैं, चिनॉय ने कहा, बहुत ही सही बात कही इन्होंने। भारत के पास एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का पर्सनल जो एक केमिस्ट्री है, एक पर्सनल दोस्ती है इनके साथ, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, वो भी, और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट महमूद अब्बास, ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो जाके फ़लस्तीन में गए, महमूद अब्बास से उन्होंने मुलाकात की, मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो भारत के पास एक मौका है और भारत को इसको आगे बढ़ाना चाहिए, अपने को ऑफ़र करना चाहिए। सऊदी अरब के साथ भी देखिए, अभी G20 में सऊदी अरब आया, जो एक लिंक, एक फ्रेट जो है, वन रोड वन, इसके जवाब में चाइना का एक अलग से कॉरिडोर बनाने की जो भारत की योजना है, इसको भी मोहम्मद ये सलमान जो हैं क्राउन प्रिंस सऊदी काफ़ी ज़्यादा लेकर के ऑप्टिमिस्टिक हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी इसका जिक्र किया था कि यहाँ से लेकर के इज़राइल तक जो है एक फ्रेट, एक कॉरिडोर बनने की बात। तो भारत सऊदी अरब से भी बात कर सकता है और इज़राइल के साथ भी, क्योंकि एक इस रिलेशन में कहीं ट्रस्ट डिफिसिट नहीं है। जो ट्रस्ट डिफिसिट जो बाइडन जो है वो एक, जैसा मिसेस चिनॉय ने भी कहा कि एक पार्टी बने हुए हैं, अभी $14 बिलियन वो सेंक्शन करने जा रहे हैं इज़राइल को, मिलिट्री एड हमेशा, और जबकि हर साल अराउंड $3.2 बिलियन वो देते भी हैं एड इज़राइल को, और यूरोपियन कंट्री भी दे रहा है। ये सारे पार्टी बने हुए हैं। किसी को जो इस तरह से जेनोसाइड हो रहा है, एक मतलब ओपन कार्नेज चल रहा है बिसीज गाजा स्ट्रिप में, पानी, दवा, सब चीज़ बंद है। और इवन उम्मीद था कि आज के फ्राइडे को
जो है रफ़ा बॉर्डर खुलेगा, लेकिन वो अभी लिम्बो में है, अभी रफ़ा बॉर्डर खुला भी नहीं है अभी तक। भारत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है निगोसिएशन के लिए। अगर पीएम मोदी आगे बढ़ते हैं तो सऊदी गवर्नमेंट, इजराइल प्राइम मिनिस्टर और महमूद अब्बास सब जो है इसको चाहेंगे और ध्यान से सुनेंगे भी बात, तो भारत का एक अच्छा, एक अहम किरदार हो सकता है और बड़ा हिस्टोरिकल होगा अगर आगे बढ़ करके। क्योंकि ओस्लो, आप देखिए ओस्लो अकॉर्ड हुआ, लेकिन क्या हुआ 2014 के बाद से कोई उस पर डेवलपमेंट नहीं हुआ। सही बात। और उसमें जो क्लॉज था एक इंडिपेंडेंट स्टेट का, ऑटोनोमस टाइप का, वो भी ख़त्म हो गया। लगातार जो इलीगल सेटलर्स हैं, बस्तियां हैं, यहूदी बस्तियां बसती जा रही हैं वेस्ट बैंक में। आज करीब 7 लाख के करीब वहाँ पे आबादी हो गया है। अगर इंडिपेंडेंट फ़लस्तीनी स्टेट बनता है तो क्या प्राइम मिनिस्टर चाहे नेतन्याहू हों इनके बाद या जो भी आएंगे, क्या ये पसंद करेंगे कि वो 7 लाख यहूदी फ़लस्तीनी स्टेट के अंडर में रहें, उनके नागरिक बन के रहेंगे? कभी पसंद नहीं करेंगे। फिर आप देखिए कि उसका सलूशन क्या होगा। क्या वेस्ट बैंक अगर अलग स्टेट बन जाता है, वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप मिला करके, तो 7 लाख ज्यूज़ जो रह रहे हैं उस वेस्ट बैंक के सेटलर्स के तौर पे जो रह रहे हैं, इंटरनेशनली उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया गया है, कंडेम भी किया है, लेकिन बस्तियां तो एनेक्सेशन तो लगातार हो ही रहा है, वेस्ट बैंक में जारी है। ये बात आप सही बोल रहे हैं। और मेरे ख्याल से जब समझौतों के बारे में बातचीत हो रही होगी तो इन सब चीज़ों के बारे में भी इसीलिए ये पेचीदा मुद्दे बन गए हैं। और ये मेरे ख्याल अब इस पर चिंता शुरू हो जानी चाहिए अगर नहीं हुई है तो, जाहिर सी बात है। डॉक्टर जहांगीर के पास मैं आना चाहता हूं और मैं फिर से ये मुद्दा दोहराना चाहता हूं डॉक्टर जहांगीर कि आप किस तरीके से देखते हैं कि भारत क्या रोल प्ले करे, हम लोग क्या कर सकते हैं? कि मैं थोड़ा असहमत हूं हमारी पिछली 10 मिनट की बातचीत से। हम एक बड़ी भूल कर रहे हैं। हाँ, हम बाहरी देशों के मुनाफाखोरी और बाहरी देशों की जो दखलबाजी है उसको अब ये मान के चलें कि अगर ये झगड़ा सुलटेगा तो बाहर के ही किसी के करियर से सुलटेगा। वो अरब हो सकते हैं, वो ईरान हो सकता है, वो इंडिया हो सकता है। अनुराधा मैम ने मुझे पढ़ाया है, पर मुझे बड़ी चौंकाने वाली बात लगी जब उन्होंने कहा कि रूस पुतिन के चलते अब भी इस तरह की हैसियत वो दे रही है उसको। मतलब मैं उससे बिल्कुल वास्ता नहीं रखता। मुझे लगता है रूस का कोई कंस्ट्रक्टिव मिडिल ईस्ट में कभी नहीं रहा कि अब पुतिन किसी तरह के मीडिएटर बनने के काबिल बचे हैं। खैर वो बात रही। मैं आपको एक हवाला देता हूं। बेन-गुरियन जो पहले प्रधानमंत्री थे और जिनके साथ नेहरू ने संबंध नहीं बनाए, पर वो फिर भी नेहरू के बड़े मुरीद थे। ही इज वन ऑफ द वेरी वेरी फॉन्ड एडमायर्स ऑफ नेहरू एज अ पर्सन एंड नेहरू एज अ पॉलिटिशियन। 1963 में उन्होंने एक खत लिखा नेहरू को। ये 63 का खत था जब इजिप्ट नासिर के हवाले से बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने के चक्कर में था। तो बेन-गुरियन ने नेहरू से कहा कि आप बहुत बड़ी हस्ती हैं, मैं तो आपको बहुत मानता भी हूं, आपके और हमारे बीच में कई संबंध भी हैं जो राजनीतिक कूटनैतिक भले ही ना हो, पर आपके कई मंत्री, आपके कई सांसद मुझसे मिले हैं, वो वापस गए हैं। अशोक मेहता थे, आचार्य कृपलानी थे, जयप्रकाश नारायण थे, कर्पूरी ठाकुर थे। आप क्यों नहीं इजिप्ट से बात करके ये झगड़ा निपटाइए? और नासिर तो आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप नासिर से बात करिए कि लड़ने की बात ना करें। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब हम भारत की साख की बात करते हैं ना, तो सिर्फ साख ही है, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कुछ करने की। अरब देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं क्योंकि हमारा एक लेन देन का संबंध है वहां पे बहुत बड़ा। मतलब अव्वल तो मैं ये बात नहीं मानता कि कोई बाहरी इस झगड़े को सुलटा सकता है। जैसे अनुराधा मैम ने कहा कि अमेरिका ने वो साख गवा दी क्योंकि अमेरिका ने हमेशा से इजराइल का एक तरह से बेजा साथ दिया, पर अरबों ने भी तो एक तरह से बेजा फायदा उठाया इस लड़ाई का अपने हितों में, और फिर इजराइल के साथ सब कुछ अपनी बातें ठीक कर ली। अब मैं आपको एक बड़े मुद्दे पे लाता हूं, क्यों भारत की सिर्फ साख कतई काम नहीं आएगी इस झगड़े में। अभी जो झगड़ा है ना, वो फिलिस्तीन और इजराइल के बड़े संघर्ष की कहानी नहीं है। अभी जो झगड़ा है वो हमास का है। देखिए, हमास ने गाहे बगाहे फिलिस्तीन के झगड़े की कमान अपने हाथ में ले ली है क्योंकि महमूद अब्बास और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी अपने करप्शन और निपोटिज्म के चलते खत्म हो गई है। फिलिस्तीन के लोगों के पास नेता नहीं बचे, हमास बचा है, जिसको यासिर अराफत ने बहुत लड़ा,
वसीम साहब ने एक बात कही कि हमास ने हथियार तो 2007 में उठाए थे। मैं अभी एक कोट पढ़ता हूं आपको। ये अराफात की स्पीच थी 1996 में, सिर्फ 3-4 वाक्य, पर सुनिए जरा। 1996 में यासिर अराफात क्या कहते हैं टेररिज्म को लेके। We are confronting and will continue to confront terrorism and to uproot it from our land, because our dream of freedom and independence and self-determination cannot be a fruit and be realized amid a sea of blood and tears, but by perseverance in confronting this terrorism and these extremist and dangerous wings of Hamas and the Islamic Jihad. ये बात 1996 में कहते हैं। मैं बताता हूँ 1996 में उनके साथ हुआ क्या। उनके जो साथी थे राबिन, वो इजराइल के अतिवादियों के हाथों मारे गए। इजराइल के अतिवादी नहीं चाहते थे कि कोई समझौता फिलिस्तीन के साथ हो। राबिन मारे गए। अराफात को हमास ने 1993 से ही, जब उनको विश्व ने नोबेल प्राइज ऑफ पीस दिया था, तो हमास ने पता क्या कहा था कि ये गद्दार है और ये बुढ़ा गए हैं, अब ये लड़ नहीं सकते। हमास ये लड़ाई बंदूक और बारूद से जारी रखेगा, हम यहूदियों के साथ हाथ कभी नहीं मिलाएंगे। यासिर अराफात को बिल्कुल खतरा था कि उनको भी राबिन की तरह उनके अतिवादी मार सकते हैं। और एक सबसे बड़ी भूल हम ये भी कर रहे हैं कि इस झगड़े में हमास का झंडा जो है ना, वो फिलिस्तीन का झंडा नहीं है। हमास का झंडा हरा झंडा है। हमास की लड़ाई एक धार्मिक उन्माद की सोच से बहुत बहुत ग्रसित है, और ये सबसे बड़ा नुकसान अराफात की कमाई हुई और अराफात की हुई फिलिस्तीन की लड़ाई का सबसे बड़ा घाटा है। वो न फिलिस्तीन के झंडे को हाथ में उठाते हैं, न वो फिलिस्तीन का जो फेमस काफिया होता है, जो हम जेएनयू में बहुत पहनते थे। अनुराधा जी को पूछिए, हर साल अराफात की जब बरसी गंगा ढाबा पे बनाई जाती थी, हम सारे वो काफिया पहन के बैठे रहते थे। आपने वो कभी काफिया हमास के बंदों पे देखा है? नहीं देखा है। हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं कि दूसरे बाहर से आके इस झगड़े को सुलटा लें। ऐसा न पहले हुआ है न अब होगा। एक क्या है डॉक्टर जहांगीर, ये एक मत हो सकता है, लेकिन भाई जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है पीस हैज टू बी गिवन अ चांस। तो वो किस तरीके से आए, कैसे आए, सब लोग एकजुट हों और भारत की क्या भूमिका हो, बस उसी पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में तो वक्त ख़त्म हो चला है, क्योंकि जो चीज़ इतने सालों में नहीं सुलझी वो हम 30 मिनट में कैसे सुलझा लें। पर आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन मुकाबला जारी रहेगा। पैलेस्टीनियंस ने बहुत गलतियां करी। 48 में गलती करी, 67 में गलती करी, 71 में गलती करी, लेकिन उन गलतियों का मतलब ये नहीं है कि पूरी कौम को सज़ा मिले। मैं समझता हूँ कि अगर आज की तारीख में देखा जाए, पुरानी हिस्ट्री को छोड़ के, कि आज पैलेस्टीनियंस डिज़र्व करते हैं एक इंडिपेंडेंट स्टेट, एक डिग्निफाइड सोल्यूशन। भारत की शुरू से ये पॉलिसी रही है और उसमें कोई बदलाव नहीं आया है कि हम लोग पैलेस्टाइन का ये देखना चाहते हैं कि इस तरीके का जो ऑपरेशन है, इस तरीके का जो कॉलोनियल सेटलमेंट है, इस तरीके का जो अपार्थाइड है, भारत ने जैसे साउथ अफ्रीका के कितना साथ दिया, वैसे ही उन्होंने पैलेस्टीन का साथ दिया है और मुझे लगता है अब भी दे रहे हैं। उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ा इज़राइल के साथ रिश्ते हमारे बेहतरीन हुए हैं, पर इसका मतलब ये है कि भारत की पोजीशन एक अच्छे ब्रोकर की तरह आप हो सकती है, क्योंकि जो पाश्चात्य के देश हैं, अमेरिका वगैरह, वो तो एक पार्टी है कॉन्फ्लिक्ट के,